जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं सोहरमा। आज हम इस बार का जो पेपर सोल्यूशन हुआ था उसको बेहतरीन तरीके से देखेंगे, क्योंकि अब हमारी जो एग्जाम डेट आनी प्रारंभ हो गई हैं। सेट सी हमारे पास, इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पूरे पेपर को सॉल्व किया गया है, वीडियो में अंत तक बने रहे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे पेपर का आप एनालिसिस कीजिए। इससे आपको क्या होगा, तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि एग्जाम हम लोगों का अब जून में हो जाएगा। डेट आने शुरू हो गई तो हम लोग तैयारी अपनी प्रारंभ कर देंगे। पेपर से प्रारंभ करेंगे और फिर अपना जो है करंट जीके बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। और मैथ रीजनिंग तो तैयार था ही पहले से ही। ठीक है, अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दो साहिबा संख्या का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा कठिन पूछ सकता था। आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा कठिन पूछ सकता था कि एलसीएम क्या होना चाहिए। तो एलसीएम तो दोस्त 117 होना चाहिए, लेकिन अगर जो आपसे पूछता एचसीएफ क्या होना चाहिए, तो एचसीएफ इसका एक होता। क्या होता? एचसीएफ इसका एक होता, लेकिन एलसीएम इसका 117 होना चाहिए। लेकिन आपको ये पता करना चाहिए कि कौन कौन सी संख्याओं का एलसीएफ होगा। तो ये 13 और 9 दो संख्या है उनका, इनका एचसीएफ 117 होगा, एलसीएम 117 होगा। ये क्वेश्चन आपसे ऐसा कठिन करके भी पूछ सकता था कि कौन सी ऐसी दो संख्या होंगी जिनका एलसीएम 117 है, तो 13 और 9 का होगा। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो आपको इसी समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ से समझिए। जैसे हमने आपसे कहा कि 2 और 3 ये संख्या है दोस्त, इनका एलसीएम आप बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे भैया इसका एलसीएम 6 होगा। तो उसी प्रकार से इन 13 और 9 का एलसीएम जो है 117 होगा। तो 13 और 9 दो संख्या होंगी, उनका एलसीएम 117 होगा। लेकिन अगर इसका भी एचसीएफ पूछता तो आपके पास एक आता, और इसका भी एचसीएफ आपके पास एक ही आएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था तो है ही है, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता कि अगर जिसमें से कौन सी संख्याएं थी, तो और अच्छा लेवल इसका बनता। अगला क्वेश्चन हम मैथ का सॉल्व करेंगे, जो कि दे रखा है 1/3। ये क्वेश्चन देखिए, 1/3 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने का तरीका पूरा यहाँ पर सॉल्व किया गया, लेकिन आप लोगों को हम सॉल्व करके बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, इसमें क्या करना है, सीधे इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर अब देखेंगे, इसको लिखेंगे 5/6। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। एलसीएम में ऊपर से गुणा भाग कराते हैं, तो 3 से 5/6 लिखेंगे इसको। और फिर लिखेंगे हम अपना 1/x इज इक्वल टू 4। और यहाँ से 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 5/6। यहाँ से हमारा जाएगा x इज इक्वल टू 6 4 24 माइनस 5 19/6 आ जाएगा। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको उलट कर लिख देंगे, 6/19 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ये भी हमारा अपना सवाल यही 6/19 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, यही सही हो जाएगा। इसे 63 के बजाय कितना लग दिया गया, 63 के बजाय 83 लिखा गया है। तो इसमें आधे से बढ़ रहा है। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पर देखते आप तो 20 का अंतर हो रहा है, और 20 की अंतर पर कह रहा है कि आधे से बढ़ रहा है। तो कह रहा है छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या अगर एक पूरी मान लें हम, तो कितने से बढ़ेगा, 40 से बढ़ेगा। हमारा औसत 40 से बढ़ेगा। हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के बन रहे होंगे, क्योंकि मैथ सिंपल, जिसको मैथ से जिसका बैकग्राउंड रहा होगा, तो मैथ्स के इसके क्वेश्चन आपके बने होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 5x⁻x+3, और इसको हम फिर से लिखेंगे, तो लिखेंगे 5⁻2 इंटू, ये सही लिखा देख लीजिए आप एक बार सही लिखा ये चीज़ सही लिखी है ना हमने, यहाँ पर समझे चीज़ हमने सही लिखी ना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x+3, पावर सेम है ना, तो पावर सेम है, तो इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे। यहाँ जाएगा 6x-8 आ जाएगा। 6x-x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये इधर से जब 8 आएगा तो यहाँ से 11 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11/5, सॉरी, ये 11/5। x के साथ 5 है, तो 5 जो है बटे में चला जाएगा। तो हमारा इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ये हमारा 11/5। जहाँ भी 11/5 है आपके विकल्प में, आप कर लीजिए, आप 11/5 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 12 से 10 को ए और बी से में इस प्रकार से विभाजित करना है। तो हमने आपको कई बार बता रखा, अगर जो आप हमें देख रहे होंगे वीडियो का, आप हमारे देखते होंगे, तो ए बी सी को सीधे हम लिखवा देते हैं। फिर कहते हैं ए अनुपात बी में जो लिखा हुआ है वो आप ए अनुपात बी में लिख दीजिए, और फिर बी अनुपात सी में जो लिखा हुआ आप बी अनुपात सी में लिख दीजिए। और फिर जो यहाँ पर खाली जगह बचती है वहाँ पर इसके साइड में लिख दीजिए। यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 45, और यहाँ पर आ जाएगा 40, और यहाँ पर आ जाएगा नहीं 40 नहीं है, यहाँ पर 36 आएगा। 9 का 4 गुना 36 36 होता है, और यहाँ पर 10 का 4 गुना 40 होता है। अब हमको निकालने का है की वैल्यू है, हमको कह रहा है सी को कितना मिलता है, मतलब 40 की वैल्यू निकालनी है। तो इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन सब की वैल्यू 1210 दे रखी है। तो इनको अगर जो आप ऐड कर लेंगे तो 40 40 80 और 30 110 और 6 116 और 5 121 आता है। मतलब जो 1210 जो दे रखा है वो हमारा 121 की वैल्यू दे रखी है, और हमको 40 की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका 10 गुना है, तो 40 का 10 गुना 400 जिस ऑप्शन में होगा आपके यहाँ, वही आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है दोस्त,
वही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब साधारण ब्याज की दर से 40% कितना होगा। आप जानते हैं जो एसआई होता है वो RT% होता है। क्या होता है? RT% होता है। कुछ नहीं इसमें होता, बस RT% होता है। आर और टी का गुणे करके परसेंट निकाल दीजिए, वही RT% होता है। तो 5 वर्ष में निकालना है तो सीधे 8 गुणा कर दीजिए, 8 गुना कर दीजिए इसका, तो 8 पंचे 40% आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था ऐसा कि आप इसको सवाल को सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन हमारा 2 घन की सतहों का अनुपात कह रहा है। 2 घनों की आयतन का अनुपात कितना है। तो आयतन अगर जिनका ये है 8:27, अगर जिनका आयतन दे रखा है तो इनका घन क्यूब निकाल देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 2:3। और जब इनका आप सतही क्षेत्र पे निकालने जाएंगे तो सतही क्षेत्र होता है 6A1² अपान 6A2²। 6 से कट जाएगा। आप जानते हैं कि A1² यहाँ पर इनका स्क्वायर हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। सीधे आप 4:9 यहाँ से लगा सकते थे। 4:9 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 4px x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 दे रखा है। तो कह रहा है 4px - 3y इज इक्वल टू 12 की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर इनके जो वैल्यू रख देंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12p। कितना हो जाएगा? x की जगह आप यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 चौको 12p हो जाएगा। और प्लस का हो जाएगा, यहाँ से प्लस का यहाँ पर माइनस रखेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6y हो जाएगा। 6y इज इक्वल टू दे रखा है 12 दे रखा है, सॉरी y की तो वैल्यू हम रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 12p इज इक्वल टू हो जाएगा 12 - 6 हो जाएगा यहाँ से, और तो p इज इक्वल टू 6/12 और यहाँ से हाफ सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। जो भी जहाँ भी आपके विकल्प हैं वहाँ आप इसको लगा लेंगे। लेकिन इसका फैक्टर करिए यहाँ से तो आ जाएगा -4y - 3y प्लस का 12। यहाँ से y आप कॉमन ले लेंगे तो y -4 मिल जाएगा। यहाँ से -3 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से y -4 मिल जाएगा। आप देखेंगे कि y -4 जब कॉमन ले लेंगे तो y -3 हमारे पास बचेगा, और ये किसी भी विकल्प में नहीं है। y -4 y -3 दोनों माइनस के किसी विकल्प में नहीं है। आप देख लेना, इसका उपयुक्त में से कोई क्वेश्चन, उपयुक्त में से कोई सोल्यूशन नहीं बनता है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इनमें से अवकलनों में बहुलक कौन सा होगा। आप इसमें देखेंगे कि जो जो एक है यहाँ पर और यहाँ पर 3 बार, जो एक की रिपीटेशन भी 3 बार हुई है और 9 की रिपीटेशन भी 3 बार हुई है, तो हम कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक वाला हम लगाकर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम अगली स्लाइड में देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन से सभी। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है दोस्त। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखी हुई हैं। 2 आप यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, 2 3 कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 9। क्या है दोस्त? 9 अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे भैया नहीं है, आप कहेंगे भैया ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम भी कहेंगे बिल्कुल सही है यार बेटा, 11 अभाज्य संख्या होता है। हम भी कहेंगे दोस्त 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 11 होती है। तो यहाँ से आप इनको ऐड कर लीजिए। बस वो यही पूछ रहा था कि आप क्या जानते हैं कि 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है। बस आप तो जानते हैं, इनको जोड़ना कौन नहीं जानता। 11 7 18 5 23 3 26 2 28 हो जाएगा हमारे पास, और 28 हमारे विकल्प नंबर सी में दिया हुआ। बस वो यही पूछना चाहता था कि आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, बस और कुछ नहीं पूछना चाहता था वो इसमें। और अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, कह रहा 3:4:5 के अनुपात में तो एलसीएम इतना है। हम कहेंगे एचसीएफ इसका क्या है, हम कहेंगे एचसीएफ इसका x है दोस्त। x एचसीएफ कह देंगे, और ये जो 3x होगा, 4x होगा और 5x होगा, इनका जो हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 2400 के बराबर है। देख रहे हैं आप, 2400 के बराबर है। 5 चक्कू 20 या 60 चक्कू 240 x बराबर सीधे 40 आ जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उस संख्या भी निकालेंगे आप x क्यूब करके तब भी यही आएगा, लेकिन आपके पास टाइम वहाँ पर नहीं था तो आप इसको नहीं बनाते। सीधे आप सिंपल वे में भी बना सकते थे, जैसे हमने आपको यहाँ पर सीधे बताया। सीधे आप इनकी मल्टीप्लाई कराइए, सीधे आप यहाँ पर 5 चक्कू 20 या 60 हो जाएगा, और 60 का 4 गुना 240 हो जाएगा। यहीं से सीधे सॉल्व बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे यहाँ पर तो हमने भी वैसे सॉल्व किया था जैसे आप लोग पेपर में सॉल्व करते हैं। हमारा है कि कह रहा है कि 4.03x अपान 0.04। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे आप यहाँ पर तो एक 0 यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ऊपर 1.0 एक संख्या पर ज़्यादा है। 40 यहाँ से आ जाएगा। 40 से 10 बार में आप काट दीजिए, कुछ नहीं कर रही है आप, इसको 10 बार में काट दीजिए तो 10 गुना यहाँ 4 से 10 बार में कट जाएगा, 4 से 10 बार में कट जाएगा, और वहाँ पर आ जाएगा 109, क्योंकि 4.40 और फिर 0 और फिर 9 बार 36। अब यहाँ पर आपके पास अगर 109 लिखा है और नीचे 10 लिखा तो यहाँ पर पॉइंट ना लगा पाएंगे आप, सीधे 100.9 सोल्यूशन आया। क्वेश्चन हमारा है कि इसका घनमूल क्या होगा। घनमूल निकालना आप बहुत भली भांति तरीके से जानते हैं कि सीधे घनमूल इसका हम सीधे यहीं पर टिक करेंगे होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 95 नंबर है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 27 है, तो इनके अगर योग की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 27 का 5 को 135,
और उसमें से भी एक हटा दी गई, तो 4 संख्याओं का 25 कर रहा है तो इसका एक 25 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 35 शेष बच रहा है, तो ये 35 हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। क्या करेंगे, इन सबको हम क्या है, इन सबको आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे। किस क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे। और आरोही अवरोही क्रम में लिखने के बाद दो संख्याओं का इसमें से औसत निकाल देंगे, 37.5 हमारे पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शायद मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे होंगे अब। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आपको हम बताएंगे थोड़ा। इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्त, वो होता है पाई आर स्क्वायर। उसकी परिधि का 2 गुना है, परिधि का 2 गुना है, परिधि का 2 गुना है। ऐसे मान लीजिए आप x 2x हो जाएगा। मान लिया हमने कहा कि परिधि x है तो क्षेत्रफल 2 गुना है। तो कह रहा है अगर जो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एक मिनट, कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसकी परिधि का 2 गुना है। हाँ ठीक है, परिधि हमने x मान लिया और यहाँ से x की वैल्यू जो हम निकालने जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगी पाई आर स्क्वायर अपान 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपान 2 हो जाएगी। और इसकी जब पाई आर स्क्वायर में जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो आप देखेंगे 16 बनेगा, अंत में 16 बनेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे हम। आप देखेंगे यहाँ पर 16 बनेगा, कितना बनेगा, 16 बनेगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यही 4 हमारा सोल्यूशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि शायद मैथमेटिक्स का हमारा शायद अंतिम क्वेश्चन होगा, नहीं अंतिम नहीं है अभी। कितनी बार दोहराया जाए, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, कितनी बार दोहराया जाए तो संख्या बनेगी। आप यहाँ से 0 1 2 लेकर देख सकते थे और यहाँ पर बन जाता, ऑप्शन नंबर ही हमारा बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का एक क्लास हम अलग से भी लेंगे आपके लिए, शाम तक वीडियो आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बचा है मात्र क्वेश्चन का आखिरी सेट का क्वेश्चन है कि 900 को 20%, 30% और 40% की क्रमिक छूट मिलती है तो कीमत क्या होगी। देखो 20% का बट्टा होता है भैया 1/5 होता है कि नहीं होता है, बट्टा 20% का 1/5, छूट की बात कर रहा है तो 5 से घटा देंगे, 4/5 लिख देंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है कि 30%, यहाँ पर 30% जब निकालने जाएंगे तो 30% होता है 10/3, लेकिन 10/3 का जब हम बट्टा निकालेंगे मतलब छूट की बात करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 7/10। और अगला हमारा क्या है 40%, 40% इसी प्रकार जाएगा 4/10। और जब बट्टा निकाले जाएंगे तो हमारा जब घटाने की बात करेगा तो 6/10 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 6/10 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, 900 की कीमत की वस्तु को निकालना। सीधे इसमें कुछ नहीं करना, सीधे इसको ऐसे ही गुणा करा दीजिए आप, किसकी, 4/5 की, 6/10 की और 7/10 की। और यहाँ से 302.10 से 20 20 से 20 कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। अब यहाँ से आप जाएंगे 7 छंग 42 चक्कू। देखो 7 छंग 42 का 4 गुना आपको करना है तो 40 का 4 गुना कितना, 160 और 164 हो जाएगा। 160 और 4 64। देखो 42 का 4 गुना, 42 का, अच्छा 42 का 4 गुना करना है, सॉरी 42 का 4 गुना करना है तो 168 हो जाएगा। और फिर उसका 9 गुना करके आप भाग दे देंगे 5 से तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, 302.4। ध्वनि के मापन की इकाई क्या है, ध्वनि के मापन की इकाई जो इसमें दे रखी है वोल्ट एम्पियर वाट, इसमें से कोई भी नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर बनेगा। सिर्फ आंसर बताते चलेंगे कि जी इसमें क्या ही बताना है। नए संसद भवन को देश को कब सौंपा गया, तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन को देश को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो है भारत में चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था, तो 23 अगस्त 2023 को उतरा था। 23 अगस्त 2023 को उतरा था। और 23 अगस्त को आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा दिवस हम लोग मनाने की हम लोग सोचा था कि 23 अगस्त को कौन सा दिन मनाएंगे, कौन सा डे हम मनाएंगे। और अनुच्छेद 1 जो है कह रहा है कि अनुच्छेद 1 जो है देश को क्या बनाता है, तो एक संघ, कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 दोनों यही कहते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 दोनों यही कहते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी, आप लोगों को पता होगा दिल्ली राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में बनी थी। तो किंग जॉर्ज पंचम आए थे, उनकी पत्नी जॉर्ज मैरी आई थी। क्या है, कौन आई थी, उनकी पत्नी मैरी आई थी और किंग जॉर्ज पंचम आए थे। ये 1911 की घटना है। कब की, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो इस समय था वायसराय था। ठीक है दोस्त, इन चीज़ों को याद रखना क्योंकि हमें फिर सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 को जो मिड 2023 के अंत तक, मतलब 2023 के मध्य तक की बात कर रहा है, कितने भारतीयों की मौत हुई, लगभग 5 लाख के सरकारी डाटा आया था कि लगभग दोस्त 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ये सरकारी डाटा यही आया था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है कि G20 जो है, G20 का ध्येय वाक्य कौन था, तो 2023 का हमारी जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसका है वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती हमारी है, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं। किस
मुद्रा के किस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र बना हुआ है? तो आप लोगों को पता होगा, जो 2000 का सरकारी नोट जारी किया था उस पर मंगलयान का नोट, उस पर मंगलयान का जो है चित्र, मंगलयान छपा हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। वही में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा वायु में किसकी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन की होती है 78%। कितनी होती है? 78%। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ा सकते हैं? तो हम सप्ताह मंडल में उड़ा सकते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी घटना नहीं घटती, क्योंकि मौसमी घटना सभी घटती है मध्यमंडल में। ठीक है दोस्त, सभी घटनाएं मध्यमंडल में घटती हैं। और पर्यावरण के लिए सबसे खतरा क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि। फसल वृद्धि खतरा नहीं, क्योंकि फसल वृद्धि से तो हम लोगों को अनाज मिलेगा, खाना मिलेगा, और पादप वृद्धि से तो बहुत ही अच्छा होने वाला, हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी और बहुत सी चीज़ें पादप वृद्धि से फायदा होता है। लेकिन सहारा का मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो एक गर्म मरुस्थल है, क्योंकि सहारा जो है अफ्रीका में स्थित, तो अफ्रीका बहुत गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, तो एक गर्म मरुस्थल है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। जिस साल मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया था, और 2019 तक का इसका लक्ष्य रखा था, 2020 में इसको कंप्लीट भी किया था। फिर अगले स्वच्छ भारत 2 इसका भी मिशन चलाया था। गंगा नदी के किनारे स्थित तट कौन सा है? तो गंगा नदी तट पर स्थित प्रयागराज शहर है, क्योंकि भोपाल जो है मध्य प्रदेश में शहर है, भोपाल मध्य प्रदेश में, जहाँ पर गंगा नदी जाती भी नहीं है। और अगला कोलकाता जो है, कोलकाता आपको पता है हुगली नदी के तट पर स्थित शहर है। किस? हुगली नदी के तट पर स्थित शहर है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आप कौन सा लगाएंगे? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? एक तो बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। एक बार आप कमेंट करके बताइए इसमें से आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया है। वैसे इसमें हमारी समझ से जो होना चाहिए, एक बार आयोग के आंसर किया जाने दीजिए, फिर एक बार अच्छे से सेट आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कोई कोचिंग वाला आपको बिल्कुल पक्का नहीं बता सकता कौन सा क्वेश्चन आयोग सही मान रही है। ठीक है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो भूतापीय ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की हम बात करते हैं, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस एक ही प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं लगभग लगभग। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा 71 नंबर है, नहीं 71 नहीं है, 67 नंबर। जनसंख्या घट जाती है, घट जाएगी। कब घटेगी? जब जन्म दर कम होगी और मृत्यु जब जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी, तभी तो जनसंख्या घटेगी। जब जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी, तब जनसंख्या घटेगी। किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो जल प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है। ये कह रहा है कि भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? कहाँ कौन कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट आप लोगों को खूब पढ़ा होगा? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, 2 भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है। उसमें से पश्चिमी घाट दे रखा है। अरावली, नंदा देवी कोई ऐसे पश्चिमी का मतलब हॉटस्पॉट तो नहीं है, लेकिन मतलब जैव विविधता तो यहाँ पर है, लेकिन हॉटस्पॉट नहीं है। हॉटस्पॉट भारत में सिर्फ 2 ही हैं। ये बीओडी जो होती है वो दोस्त, बीओडी जो होती है मेरे भाई, ये बीओडी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो पानी अगर जो कम प्रदूषित है, ये इंगित करते हैं कि पानी कम प्रदूषित है अगर जो उच्च मात्रा में उपस्थित है। पानी कम प्रदूषित है, मछलियाँ अच्छे से रहेंगी, अच्छे से सांस ले पाएंगी, क्योंकि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जितनी बेहतरीन होती है, मछलियाँ उतनी ही बेहतरीन तरीके से रह सकती हैं। हेपेटाइटिस ए, ये भी एक जल से उत्पन्न बीमारी थी। प्रदूषित जल पीने से बीमारी होती है। और मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, क्योंकि मल के द्वारा प्रदूषित पानियों से जब मछली इसलिए मृत्यु जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नहीं, गलफड़े नहीं बंद होते हैं, ऑक्सीजन की कमी। वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो आपने पढ़ा, अभी बीओडी पीछे पढ़ा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसी से जुड़ा क्वेश्चन है कि जब जब प्रदूषण बढ़ेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटेगा, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटेगा तो पानी की ऑक्सीजन की कमी होगी, और वहाँ पर मछलियों को रहने में दिक्कत होगी, क्योंकि मछलियाँ घुलित ऑक्सीजन लेती हैं। कौन सा प्रदूषण जनित रोग है? तो इसमें से कौन सा प्रदूषण जनित रोग है? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। और भारत में प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एएन द्वीप समूह जो हमारा है, ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप समूह है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। प्रदूषक कौन सा है? नॉर्मल बताएंगे ऐसे क्वेश्चन। द्वितीयक प्रदूषक हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। प्राथमिक प्रदूषक के बाद जो होते हैं उनको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, डीएनए का कौन सा भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन जो होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, तो कौन सा नॉन ह्यूमन प्राणी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप इसमें एक तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन थर्ड हो सकता है। अब इसमें देखिए कौन सा आयोग कौन सा मानता है, देखने की बात रहेगी। ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही है वैसे। अगला क्वेश्चन, हमको ऐसी बात नहीं बताएंगे जिससे आपको हम बिल्कुल कहेंगे कि हमारा ये सही ही है। ठीक है भाई, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं इसको, गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अजैविक कारक कौन सा? अजैविक कारक जो मतलब निर्जीव होते हैं, ऐसे होते हैं, तो आर्द्रता हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्न से किस पर पड़ता है? तो इसमें सभी पर पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से जड़ों पर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, डिले कर देंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न से क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो धारा बहती है उसे धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो कितना होता है, अपेक्षित घनत्व होता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर घन मीटर क्यूब होता है भाई। कपूर को खुले बर्तन में रखने पर उसका क्या हो जाता है, तो सब्लिमेशन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। हिंदी में लिखा हुआ आप इसका जो इंग्लिश का पार्ट था उसमें आप देख सकते थे, थोड़ा ईजी हो जाता है वहाँ से। कमरे की ताप पर कौन सी धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हमारी पारा है। बाकी सारी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, बाकी पारा धातु जो है हमारी है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कह रहा है केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाता कब तक कर दिया है। तो 2027 तक कर दिया दोस्त, 2027 तक कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है। तो IIT मद्रास ने किया था, और इसका सेकंड जो बना था वो श्रीलंका में बना था। फर्स्ट इसका था IIT मद्रास का तंजानिया में, और सेकंड इसका बना था श्रीलंका में। अगला खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर कौन सी है। तो हमारी इंदिरा गांधी नहर है। सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर कौन सी है, हमारी इंदिरा गांधी नहर दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नए शोधकर्ता एक कौन है। ये क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज कर गया, जहाँ तक कि यहाँ का PK श्रीवास्तव इसका क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन नंबर ये काफ़ी लोग लगा कर आए हैं। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में, हेनले पासवर्ड इंडेक्स की बात करें तो आप ई नंबर ही इसका सही होगा, क्योंकि इतने पर कभी भारत गया नहीं, 90 के ऊपर कभी भारत नहीं गया है। 2023 की बात है तो इसमें का डी ही सही होगा, ई सही होगा। मल्लिका साराभाई संबंध कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य से है, ये कलाकार से, इनका कलाकारी से संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस बैंक को प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किया गया। दोस्त ये क्वेश्चन में नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, जो आप उनके पास किसी के पास है तो आप इसका सोल्यूशन है बताइए, हमें भी जरूरत है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा देश जो है प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप को आयोजित कर रहा है। तो ये हमारा भारत नहीं है, ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1997 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार औद्योगिक निवेश नीति के लगभग 20 लाख का बजट पास किया गया था। इसमें पटना के कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो पटना में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, पटना के भीतर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि मजबूत संघीय शासन प्रणाली, आपको पता होना चाहिए कि संघीय शासन प्रणाली की बात हमें कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य में न्यूनतम सदस्य जो राज्यसभा का न्यूनतम सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और 25 वर्ष होती है विधानसभा का लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। 2023 में आवश्यक पुरस्कार किया गया था, तो दिल्ली फेड विस्पर्स को दिया गया था। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। तो अनुच्छेद नंबर 17 जो हमारा है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 39 जो हमारा है कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। बृहद मतलब बड़ा ग्रह में है, तो शनि मंगल नहीं है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका रोहतास से हो जाएगा। विभाग का स्थापना कब की गई। तो 1767 में की गई, 1767 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मत्स्य सूचक प्रणाली किसका है। तो संभववाद का है, ऑप्शन नंबर 20 का हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पर्वत शिखर से मिलने वाली चट्टानों के सतह को क्या कहते हैं। तो फेल्सीमीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लैंड शॉर्ट विचारधारा कौन सी विचारधारा, लैंड शॉर्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है। तो हमारे जर्मन स्कूल से लैंड शॉर्ट विचारधारा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 144 144। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करेंगे हम। तो सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक की कहाँ से है। तो राजमहल की पहाड़ियों से। अमरकंटक में पूछा कहाँ से है, तो राजमहल की पहाड़ियों से है, राजमहल की पहाड़ियों से। ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा लगभग क्षेत्र कितना। तो 44% क्षेत्र की बात करते हैं हम। और पर्यावरण प्रदूषक ने किसको जन्म दिया है। तो वैज्ञानिक नीतिवाद को इसने जन्म दे डाला। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन। तो पटना या रोहतास। आयोग किसको मानता है देखने की बात रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा कि भ्रंश इसका रब्स क्या होता है। अपरदनात्मक होता है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन। तो हमारा पश्चिमी चंपारण हो सकता है। अब